सभी का आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। शुरुआत कर लेते हैं बड़ी और अहम खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर और अपडेट आपको बता दें जो कि छत्तीसगढ़ से आ रही है। प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया है। बजरंगबली जी के गदा का कड़ा प्रहार, सीधा कह चुके हैं वो, भ्रष्टाचारी बीजेपी की हार हो रही है। साथ ही 2024 में भारत जुड़ेगा और नफरत हारेगी। सीधा प्रहार बीजेपी पर भूपेश बघेल का। इलेक्शन कमीशन के रुझानों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ ही प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का यह बयान सामने आया है। यानी अब तंज कसना शुरू हो गए हैं। अब जिस तरह से कांग्रेस ने बढ़त बनाई उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई बजरंगबली किसके साथ है, ये साफ पता लग रहा है और उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। लेकिन किसकी कितनी मेहनत है यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल चलिए, इस बीच हमारे साथ त्रिलोचन शास्त्री जी जुड़ चुके हैं IIM बेंगलुरु से। विक्रम जी, कुछ आप उनसे पूछना चाहें? हाय मिस्टर शास्त्री। हेलो त्रिलोचन जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? हाँ जी जी। मिस्टर शास्त्री, हाउ डू यू सी दिस वर्डिक्ट, इफ इट इज अ वर्डिक्ट राइट नाउ? The trend is towards change from one government to the other. Okay. So what have been the issues as far as you are concerned? Has the price rise worked, or has the corruption scandals being raised with the Congress? त्रिलोचन जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? शायद वॉइस का कोई, मुझे लग रहा है कोई टेक्निकल इशू। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जुड़कर जानेंगे उनसे, समझने की कोशिश करेंगे मुद्दों का। जैसे आपने जिक्र किया, इश्यूज क्या महत्वपूर्ण रहे और 12 बजे के बाद सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। रुझानों के बाद अब जो है परिणाम आने स्पष्ट हो गए हैं और पूरी जो पिक्चर जिसे हम कहें वो क्लियर होती नजर आ रही है। अभी तक कांग्रेस 118 सीट्स 121 सीट्स पे आगे है एज पर द इलेक्शन कमीशन साइट। ये सब लीड्स हैं, अभी तक डिक्लेयर कोई नहीं हुए। पर देखिए, अभी हमने बैंगलोर से लोगों से बात की थी तो फिर उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट हैज बीन अ वेरी मेजर थिंग, और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि करप्शन हैज़ नॉट बीन एन इशू, पर आई मीन वी कैन नॉट टेक इट सीरियसली। बट इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि कास्ट फैक्टर हैज़ बीटन हिंदुत्व। लिंगायत कम्युनिटी को साइडलाइन करने के, येदियुरप्पा को साइडलाइन करके लिंगायतों को साइडलाइन करने का ये रिजल्ट हुआ है। भरपाई करने की कोशिश की लेकिन वो भरपाई हो नहीं पाई। भले ही उन्होंने स्टेज पर बैठा दिया उनके बेटे ना हो पाए, लेकिन वो भरपाई हो नहीं पाई। तो ये जो असर यहाँ से शुरू होगा बीजेपी के बैकफुट पर जाने का, ये आगे देखने को मिलेगा क्या? नहीं सर, बिकॉज एज फार एज आई कैन सी कर्नाटका, एज आवर गेस्ट फ्रॉम कर्नाटका वर टेलिंग अस, इज द साउथ इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्थ। यहाँ नॉर्थ में आप रिलीजियस अपील करेंगे तो यू विल गेट सपोर्ट, पर कर्नाटक में नहीं होता ये। बीजेपी ने 2018 में 104 सीट जीते थे, पर वो भी फिर भी माइल्ड हिंदुत्व के साथ। इस बार बम्बई जी के सीएम होने के बाद ना फ्रंट फुट पे थे ना बैक फुट पे थे, कंफ्यूज थे, लेग बिफोर विकेट लग रहे हैं अभी। ठीक है, विक्रम जी, त्रिलोचन जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हाय त्रिलोचन जी, हाय। हाँ जी, कैन यू हियर मी? सुनाई दे रहा है? यस, आई कैन हियर यू। डू यू थिंक द लिंगायत कम्युनिटी हैज had its effect on the BJP? आप मुझसे पूछ रहे हैं त्रिलोचन शास्त्री से? जी। हेलो जी, आपसे ही सवाल। आपसे ही नहीं, सवाल। सारे कम्युनिटीज का असर होता है चुनावों में। ऐसा नहीं है कि केवल लिंगायत को ये होता है। और पॉपुलेशन वाइज तो उनका मतलब जैसे दलित, मुसलमान, ओबीसी वगैरह को देखेंगे तो सबका असर होता है। ओके, तो ये नहीं कह सकता कि केवल लिंगायतों का ही होगा। ओके। So, do you think that the BJP has failed to, take it to the people that they can provide a better governance this time? बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। अभी हम गुलबर्गा वगैरह घूम के आए थे तो वहाँ पे भाजपा, कांग्रेस और कार्यकर्ताएं और सब लोगों से बात की, मतदाताओं से बात की। तो प्राइवेटली तो बीजेपी वाले भी मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा। वो आइडियोलॉजिकली बीजेपी के साथ थे और बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे और कुछ प्रमुख नेता भी थे, मगर प्राइवेटली वो कह रहे थे कि भाई भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो इस बार तो मुश्किल है। अच्छा। तो ये
ये नहीं रोक पाए। और दूसरा जो हमारा जो गैस का प्राइस है ना 400 कुछ से अब 1150 हो गया है। हाँ हाँ हाँ, और हर एक चीज में जो महंगाई महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो लोग थोड़े परेशान तो थे ही। अच्छा, व्हाट अबाउट सिविक इश्यूज सर? जैसे बैंगलोर में देखा था कि ये रामनगर हाईवे जो बना था, इट गॉट फ्लडेड आफ्टर द रेन्स। तो ये सब रेकलेस, आई मीन केयरलेसनेस व्हेन इट कम्स टू सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, हैज इट कॉस्ट अर्बन वोटर्स दिस टाइम? नहीं, लग नहीं रहा है, बिकॉज अर्बन एरियाज में जो दिख रहा है कि बेंगलुरु में बीजेपी इज अहेड ऑफ कांग्रेस, 17 वर्सेस 10 सीट्स। तो अर्बन में क्या होता है कि आधे तो जो लोग हैं उनके वोट ही नहीं होते हैं। अबाउट 35 to 45% ऑफ द पीपल दे डोंट हैव अ वोट। ओके, क्योंकि दे आर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यस, आईटी प्रोफेशनल्स हैं या बिहार के मजदूर हैं या कहीं के भी हैं, तमिलनाडु के कार्यकर्ता हैं, मतलब कई लोग आए यहाँ पे बेंगलोर में, तो उनके वोट तो होते नहीं है। अच्छा, और दूसरा क्या है कि वोटिंग परसेंटेज भी काफी कम रहता है, मतलब 50% के आसपास रहता है। तो इसकी वजह से थोड़ी लापरवाही की वजह से जो परफॉर्मेंस होती है गवर्नमेंट की, वो इलेक्शन रिजल्ट में पूरी तरीके से दिखता नहीं है सो बेंगलुरु में, मगर बाकी जगहों पे तो दिख ही रहा है। तो रूरल एरियाज आर विद द कांग्रेस देन? रविंद्र, रूरल एरियाज आर विद द कांग्रेस एक्सेप्ट कोस्टल कर्नाटका। कोस्टल कर्नाटका में वहाँ पे वो चर्चेज और वो क्रिश्चियनिटी का कुछ है, तो उधर थोड़ा सा बीजेपी का है, हल्का सा ऊपर। हाउ डू यू थिंक द मुस्लिम वोट इज कर्नाटका और हैदराबाद कर्नाटका, मैसूर कर्नाटका, जो अलग अलग इलाके हैं, ओल्ड मैसूरू, वहाँ पे तो कांग्रेस का ही चल रहा है। अच्छा, ये मुस्लिम वोट किस तरफ गया लग रहा है आपको? अब मुझे इतना तो मालूम नहीं है सर, मगर हमने जो देखा था कि इस बार मुसलमानों ने कोई ऐलान नहीं किया। They did not give a public declaration. But did not the hijab ban work against them? हाँ, आई थिंक यहाँ के मुसलमान यूपी वाले नहीं है। जैसे यूपी में कुछ मुसलमान भाजपा को भी वोट देते हैं, बट यहाँ पे शायद नहीं दिया, मतलब ऐसा एक अंदाजा है, मगर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। Of course, of course. Thank you very much, sir. Thank you. ये जो चीज़ें सारी देखने को मिल रही हैं, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि कांग्रेस फुल फॉर्म में नजर आई। सारे बड़े नेता वहां पर पहुंचे और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कन्विंसिंग की, 1-to-1 जैसे कि एक गोल सजाया जाता है या हॉकी के प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी के पीछे दूसरे खिलाड़ी लगे रहते हैं। आपका क्या कहना है, किस तरह से ये सारी चीज़ें बढ़ी हैं और कहाँ पर आप इस फैक्टर को मान रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती चली गई, जो बीजेपी के लिए नेगेटिव रही और कांग्रेस के लिए पॉजिटिव? देखिए, वहाँ कांग्रेस के लिए सब कुछ पॉजिटिव था, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी थी, प्लस जो बीजेपी का आपसी वहाँ का लोकल नेतृत्व है उसमें बहुत खींचतान थी। लेकिन जो सबसे बड़ी वो कमी रही है यहाँ, आप मेरे नज़रिए से देखेंगे तो इसमें आपको कांग्रेस की जीत से ज़्यादा बीजेपी की हार है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, सारे संसाधन थे, प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, और बीजेपी इस बात को बड़े जोर शोर से उठाती है कि डबल इंजन की सरकार। लेकिन वहाँ पर जो महत्वपूर्ण रोल होता है कि वहाँ के जो लोकल लीडरशिप है, आप देखेंगे पिछले 15-20 साल से येदियुरप्पा के आसपास ही बीजेपी की राजनीति वहाँ घूमती है, उससे आगे बीजेपी बढ़ नहीं पा रही है, वहाँ अपना वो नेतृत्व तैयार नहीं कर पा रही है। अभी जैसे हम लोग पीछे बात कर रहे थे कि वहाँ पर 2 बड़े नेता हैं जिनको एकदम इग्नोर कर दिया गया और वो पूरे चुनाव में कहीं नहीं दिखाई दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्नाटक से ही आती हैं, और तेजस्वी सूर्या उनके जो यूथ बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो भी आते हैं, और पीछे उनको बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया था, लेकिन इस चुनाव में उनका कोई रोल नहीं है। अब आप एक चीज़ जो सबसे बड़ी बीजेपी की यहाँ समस्या आई कि जब प्रधानमंत्री या इनके बड़े नेता जो हैं वो सारे उत्तर भारत के हैं, जब वो कर्नाटक जाते हैं तो वहाँ पर वो एड्रेस नहीं कर पाते हैं वहाँ की पब्लिक को, क्योंकि लैंग्वेज का इशू आता है, ये हिंदी में बोलते हैं, उनको ट्रांसलेटर चाहिए होता है। तो जो प्रधानमंत्री बेल्ट का तो वहाँ कोई भी जाएगा तो उसके लिए स्थिति तो यही बीजेपी की समस्या कहाँ से आ रही है? बीजेपी के पास जो बड़ा लीडरशिप है, जो उनके प्रधानमंत्री का चेहरा है, जब आपका लोकल नेतृत्व कमजोर होता है तो वहाँ आप प्रधानमंत्री के दम पे चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी के लिए वो भी मिसिंग है।
उस स्थिति में इनको पहले से ही काफी समय से देखे, जो 2007 से 8 से आप देखेंगे बीजेपी हमेशा इसी स्थिति में रहती है कि वहां पर का लोकल नेतृत्व वो तैयार नहीं कर पा रही है। इस बार उस तैयारी में इन्होंने और भी ढील दी। ये तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छी चीज हो गई कि जो बजरंग दल का बैन करने का इशू आया है, उससे बीजेपी के चुनाव में थोड़ी सी जान आई है। नहीं तो कांग्रेस 150 सीटों के आसपास जीतती। अगर ये अगर ये मुद्दा नहीं उठता तो बीजेपी जो थी 50 at different levels. We will look into that and improve upon it, and we will take this result in our stride, and we will go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. काम मिस्टेक हुआ सर, ऐसा लग रहा है सर। तो हर कोई अपनी जीत के प्रति पहले आश्वस्त नजर आता है। जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ता गया, पलटता गया, सारी चीजें पलटती चली गई। तो आपसे हम एक बात जरूर यहाँ समझना चाहेंगे कि जिस तरह से चीजें आगे बढ़ी, कांग्रेस ने प्रचार भले ही किया हुआ, लेकिन कई इलाके ऐसे थे जहां पर कांग्रेस का झंडा भी देखने को नहीं मिला। तो क्या ये माना जाए कि पहले से ही मन बना लिया था जनता ने कि प्रचार किसी का नहीं करना, चुपचाप से वोट देना? मैं विपिन धुलिया जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विपिन जी आपका। थैंक यू। नहीं, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कर्नाटक के चुनाव में ये थी कि वहाँ एक एंटी इनकम्बेंसी थी पहले से जी। अब आप उसको राहुल गांधी की यात्रा से जोड़ें, आप कहें कि राहुल गांधी की वजह से हमको वोट मिल गए, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि राहुल गांधी के नाम पे जो सर्वे जो जितने आए उसमें था कि 1% से कम संख्या थी जिन्होंने राहुल गांधी की यात्रा पर वोट दिया है। तो वहाँ सबसे बड़ी बात ये थी, एक करप्ट जो है एक रिजीम थी, और एक जनता में एक मैसेज चला गया था कि यहाँ पैसा खिलाओ, करप्शन है, इतने लाख का यहाँ करप्शन हो गया, इतने लाख का वहाँ करप्शन हो गया। और जनता जो है एक दिमाग बना चुकी थी पहले। और बजरंगी का जो मुद्दा है, मुझे नहीं लगता कि बजरंगी के मुद्दे से ये अखबार या चैनल में हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ हो नहीं सकता। ये एक एडिशनल मुद्दा हो सकते हैं, रिलीजियस मुद्दे एडिशनल हो सकते हैं कि योगी जो है अगर उत्तर प्रदेश में अच्छे काम कर रहे हैं, माना कि अच्छे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि माना कि वहाँ अच्छे काम हो रहे हैं, तो ये एक एडिशनल मुद्दा हो सकता है कि राम मंदिर या आपने जो है जगह जगह बजरंग दल के धरने प्रदर्शन जो भी हो। क्योंकि आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद जब ढाई गई थी, उसके बाद कल्याण सिंह की सरकार गिरी थी, और कल्याण सिंह की बीजेपी वहां बुरी तरह हार गई। बीएसपी और समाजवादी पार्टी का अलायंस जीत गया। तो खाली रिलीजियस मुद्दे पे, खाली धार्मिक मुद्दे पे आप चुनाव नहीं जीत सकते। एक तरह का मुद्दा हर जगह नहीं चलेगा, कहीं नहीं चलेगा। यहाँ बात सिर्फ मुद्दे की भी नहीं थी, एडिशनल हो सकता था कि आपने जो है और सब्सिडी दी है, आपने जो है किसानों के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं, आपने कुछ महंगाई पे कंट्रोल किया है, कुछ आपने नई इंडस्ट्री लगी है, कुछ रोजगार के अवसर वहाँ पैदा हुए हो। तो ये एक अतिरिक्त मुद्दे के तौर पे बजरंगी मुद्दा हो सकता है कि 2-4%। लेकिन विपिन जी एक चीज यहाँ पर यह भी है कि सिर्फ बात ये है कि रिलीजियस मुद्दे की नहीं है, प्रधानमंत्री के चेहरे के भी है। और ऐसा हमेशा ये मोटो बना रहा कि जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो सारी चीजें बदल देंगे। वो मिथ यहाँ पे टूटा है क्या? मिथ दिल्ली में भी टूटा है ये कि दिल्ली की जो है आपकी पता चला है कि 60 सीटों पे जो है आम आदमी पार्टी जीत गई, उसके बाद कांग्रेस बीजेपी सारी सीटों पे जीत गई। तो स्टेट की अगर पॉलिटिक्स है, इस पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्टेट में अलग ढंग से वोट पड़ रहे हैं, और जो है सेंटर में मोदी के नाम पे वोट पड़ रहे हैं। वो मध्य प्रदेश हो, वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, और इन तमाम स्टेट्स में आप देखेंगे कि स्टेट में जो है बीजेपी हारी है, और सेंटर में जो है पता चला कि स्वीप किया है बीजेपी ने। तो कांग्रेस इसको 2024 तक लेके जाएगी कि जो जादू प्रधानमंत्री का देखने को मिलता था वो खत्म होता नजर आ रहा है। कांग्रेस से प्रतिक्रिया भी इस पर मुझे लगता है लेनी चाहिए। रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक लंबी मुस्कुराहट के साथ बने हुए हैं विंडो में, क्योंकि आज दिन है उनका और बड़े वक्त से इंतजार था इस चेहरे पर मुस्कुराहट का। क्या पूर्ण बहुमत के साथ जो कांग्रेस ने इस वक्त स्थितियां नजर आ रही है, किस तरह से देख रहे हैं, किसको श्रेय दे रहे हैं? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर सोनिया गांधी तक वहां पर नजर आई। देखिए पूजा जी, कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी, जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी का जो नाटक था वो समाप्त हो चुका है। कर्नाटक की जनता ने खिंचाव, प्रेम और आपसी सौहार्द को अपनाते हुए जो भारतीय जनता पार्टी की नफरत, डर और धमकी और कमीशन खोरी की सरकार थी, उसको कटनी दे दी है। और कर्नाटक
कि इस चुनाव को तमाम सारे टीवी चैनल सेमीफाइनल बता रहे थे 2024 का। तो अगर उनकी बात मानी जाए तो हमने सेमीफाइनल जीत लिया है और हम फाइनल में भारतीय जनता पार्टी को 2024 में बड़ी कड़ी टक्कर देने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से आपने ये दावा किया था, ये भी दावे किए जा रहे थे कि 150 के आंकड़ों को छूएंगे, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आया। मेहनत जरूर नजर आई। देखिए रविंद्र जी, हाँ। आप लोग क्रिकेट मैच तो देखते होंगे ना। हाँ। हो सकता है कि हम अगर 150 सीटों से जीतते तो हमारा रन रेट अच्छा होता, लेकिन जीत होती है, चाहे वो 1 रन से हो चाहे वो 100 रन से हो। हमने पूर्ण बहुमत की जो 113 की पूरी लिस्ट है, जो एक लिमिट है, उसको क्रॉस किया। 124 पे चल रहा है इस समय, और हम तो पूर्ण बहुमत से भी 11-12 सीट आगे चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर और प्रधानमंत्री जी का जो औरा बताते थे कि प्रधानमंत्री जाएंगे सब कुछ बदल जाएगा, वो मैं सब नहीं, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक जो इस वक्त सवाल सबके जहन में है वो ये है कि चॉपर्स भी तैयार कर लिए गए हैं, उसके बावजूद भी मैंडेट मिल गया है, लेकिन फिर भी डर किसी न किसी बात को लेकर लग रहा है। विधायकों को जल्दी जल्दी बुला लिया जा रहा है। देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी जो वो डकैती डालने वाली पार्टी, इसका पता इनके जो दो बहुत बड़े डकैत है इनके, वो पता नहीं कब पहुंच जाए और डकैती डाल रहे। तो डकैतों से बचने के लिए थोड़े से प्रिकॉशनरी एक्शन लेने पड़ते हैं। और वैसे भी हमारे विधायक को उनको बेंगलुरु बुलाया जाएगा। कल हमारी पार्टी की बैठक है, इसमें विधानसभा में पार्टी का नेता कौन होगा ये भी चुना जाना है। तो पार्टी की एक प्रोसीडिंग है, उसमें वो जा रहे हैं बेंगलुरु। जितने भी हमारे विधायक जीतेंगे बेंगलुरु पहुंचेंगे ताकि चलती पार्टी की बैठक में वो भाग लें। मतलब जीत के बाद भी डर बरकरार है अभी भी। संदीप दुबे जी, जीत तो कांग्रेस गई है रुझानों में भी, और जिस तरह से पूरी सीटों का आकलन भी आना शुरू हो गया है, लेकिन डर फिर भी आप बनाने में कामयाब रहे, वो डर अभी भी कायम है। बात नहीं है। देखिए, झूठ के पांव नहीं होते। कांग्रेस जब भी चुनाव आता है कोई ना कोई सबूता लेके आती है, और कई ऐसे आप आंदोलन देखेंगे जो हो रहे होते हैं, वो अभी चुनाव आगे इसके बाद खत्म हो जाएंगे। दूसरा, हम नहीं तो ऐसी कोई संभावना नजर आ रही है जिस तरह की आशंका वो जता रहे हैं। एक बार बीजेपी आती, एक बार कांग्रेस आती, बीजेपी आती है। वहां भी कर्नाटक में भी सेम पैटर्न है, एक बार बीजेपी आती, एक बार कांग्रेस आती। हमने कोशिश करी वो पैटर्न चेंज करने की, हम नहीं सफल हुए, ये स्वीकार करते हैं। कांग्रेस को इस बात के लिए, रत्नेश जी जरा मेरी बात सुन लीजिए, फिर अपने बात सुन लीजिए। तो रत्नेश भाई को बहुमत मिला है तो मैं उनको बधाई देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, बोलने दीजिए, इतराने की जरूरत नहीं है। आएंगे आपके पास। अरे इतराने दीजिए आज संदीप जी। नहीं लेकिन हाँ, कह चुकी है ठीक बात है, वही पूरा हो जाने दीजिए कि आज बोलना भी बंद कर देंगे। ऐसी कोई संभावना अभी भी तैयारी कांग्रेस ने कर ली है, पिछली बार की गलतियां ना दोहराई जाएं। देखिए, हम हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। मीडिया भले ही कर्नाटक का चुनाव चला रहा हो, हम उत्तर प्रदेश के नगर पालिका के इलेक्शन पूर्ण से भी ज्यादा बहुमत पे जीते हैं, और कांग्रेस कहीं नहीं है, इधर उधर की भी नहीं है, और उनके लोगों की जमानत जब्त हुए हैं सैकड़ों की संख्या में। हम तो जो बीजेपी के बी प्लान की बात कही जा रही है, मैं इनको बधाई देता हूँ कि कर्नाटक में इन्होंने अच्छा किया है, इसके लिए बधाई हो। लेकिन संदीप जी, कोई कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो बीजेपी के बी प्लान की बात कर रही है वो प्लान तैयार है उसका, इसलिए अभी पूरी तरह से मुस्कुराहट सामने नहीं आ रही है। समय दीजिएगा। हाँ। संदीप भाई की स्थिति जानते हैं इस समय क्या है, कि इनके हाथ से मर्सिडीज चली गई और ये मारुति 800 पे फरार है। मर्सिडीज हाथ से चली गई उसका दुख नहीं है इनको, मारुति 800 बची हुई है, इसी में ये खुशी मना ले। ध्यान रखिएगा, असेंबल करके ना बना लो उसे मर्सिडीज। एक प्रदेश इनसे चला गया उसका नहीं है। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने पूरी ताकत झोंक दी, जेपी नड्डा जी ने पूरी ताकत झोंक दी। इनके 3 जो सबसे बड़े नेता थे वो पहुंचे और उन्होंने हर एक काम दाम दंड भेद हर एक नीति को अपना दिया। लेकिन कर्नाटक कमीशन खोरी को जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जेपी नड्डा और अमित शाह जी के नाटक को समाप्त कर दिया। रत्नेश जी, और जवाब मिल रहा है आपकी बात का, कर्नाटक में भी जवाब मिल रहा है आपकी बात का, सुन लीजिए। खुल रही है पूरे भारत में 2024 में खुलेगी। अब ये तो इलेक्शन है, कभी जीत कभी हार तो मिलती रहती है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ संदीप भाई, देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का सबको हक है, और आप वो सपना देखते रहिए। आपकी नजर जो प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पे है उसके इर्द गिर्द नहीं है, क्योंकि आपकी जो सोच है, आपकी परिकल्पना है, कांग्रेस रत्नेश जी कहना चाह रहे हैं हिमाचल जैसी स्थिति रही यहाँ पे। संदीप जी ये कहना चाह रहे हैं हिमाचल जैसी स्थिति रही, वहां पर भी आपके बड़े नेता लगे रहे।
नहीं तो भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर भी आपके बड़े नेता लगे रहे, लेकिन बहुत कार्यकर्ता कामयाबी हासिल नहीं हुई ना आपको। कार्यकर्ता के तौर पे काम करता है और पार्टी के लिए काम करता है। ऐसा नहीं है हमारा संगठन ये देश के हर जगह हमने संगठन ठीक है। बनाने में हम सफल अमन हैं। जी, कांग्रेस की तरह क्या लग रहा है क्योंकि ये तो प्रतिद्वंदिता है, अपना चलती रहेगी, होता रहेगा, लेकिन ये क्या आप आकलन कर रहे हैं सारी चीजों से? क्या वैसे तो राज्य के चुनाव को हम नहीं कह सकते कि 2024 अभी दूर है, क्या ये प्रभाव डालेंगे या राज्य के चुनाव और केंद्र के शंकर चुनाव को हम अलग माने? पाटिल जी अभी हमारे इसका साथ आकलन जुड़ नहीं कर चुके सकते। हैं बीजेपी कर्नाटक सरकार की तरफ से। शंकर जी बहुत स्वागत है आपका, मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जिस तरह के रुझान और अब उसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया, आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, सबसे पहले किस तरह से देख रहे हैं कर्नाटक के इस रुझानों को जो कि अब रिजल्ट्स में तब्दील होते नजर आ रहे हैं? देखिए, ये बार जो नया प्रयोग किया था आदरणीय राष्ट्रीय नेते, वो दक्षिण भारत में वो बहुत ही बड़ा शानदार से चुनाव जीतने का उम्मीद थे हम सबको, लेकिन कहाँ ना कहाँ हमारा इधर बीजेपी का बहुत बड़ी दिग्गज हमारा स्पीकर हार गया, बहुत बड़ा लोग मंत्री लोग हार गए। ये कारण है कि कर्नाटक का जो लोग है, ये लोग राजनीति में माहिर है और जो लिंगायत समुदाय है बहुत बड़ी तरीके से स्वतंत्र भारत के लिए जान दिया लोग है। इधर जो भी है कर्नाटक हित के लिए चिंतन करने वाला लोग है। अगर कांग्रेस ये बार चुन के आया तो हमारा कमी से चुन के आया, हमारे जैसा नेताओं को बहुत दूर किया, हमारा सलाह नहीं लिया, येडियुरप्पा जी को फ्रंट सोल्जर नहीं बनाया, ये सब कारण है। तो ये शंकर जी क्या माना जाए, ये बीजेपी की अपनी कमियों से बीजेपी यहाँ पर हारी है या फिर कांग्रेस की जीत, आप इसको बता रहे हैं? देखिए, दो बात है इधर। अपना मंत्रियों का जो तरीका था एक बात है, दूसरा अपना ही लोगों से अपना ही नेताओं को गाली दिलाना और उसका बारे में बताना राजनीति में, और खुला आम प्रेस में भी येडियुरप्पा जी के बारे में, उसका परिवार का बारे में, उसका बच्चे का बारे में कमेंट्स करना, अपना ही एमएलए, ये सब, और जो आदमी कमेंट्स करता है उसको एक्शन नहीं लेना, ये जो बात है ना लोगों को पसंद नहीं रहता है। जो सीनियर मोस्ट है दक्षिण भारत में, पहला भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनाया था येडियुरप्पा जी, उसका बारे में अपना ही एमएलए बसवनगौड़ा पाटिल जो मन में आया वो बकाना, ये सब गलत हो जाता है ना। ये कारण से लोगों को भी तो बसवराज बोम्मई ने मानी अपनी हार। ये खास बात यह है कि मुख्यमंत्री के तौर पर हमेशा ये कहा जाता रहा कि अगर जीतती है भारतीय जनता पार्टी तो सीएम वही बनेंगे, लेकिन अब हार स्वीकार कर ली गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इस हार को लेकर ही यहाँ पर मंथन चल रहा है और सारी चीजें एक एक करके जैसे समय दर समय बढ़ती रही, वो सारी चीजें सामने आती रही जो कांग्रेस के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए पर्याप्त थी और भारतीय जनता पार्टी को निराश करने वाली थी। और सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री के चेहरे को देखकर ही यहाँ चुनाव की बात कही गई थी कि लड़ा जाएगा। अब जो स्थिति आ रही है फिर वापसी करेंगे, ये मुंबई का कहना है, जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उम्मीदें जरूर कायम है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव में वापसी करेंगे, लेकिन इस वक्त जो स्थिति नजर आ रही है विधानसभा चुनावों को लेकर कर्नाटक में, वो ये बता रही है कि बीजेपी हार स्वीकार कर चुकी है। हार के कारणों को खंगाला जाएगा, उसको लेकर मंथन किया जाएगा, लेकिन अपनी हार स्वीकार कर ली है और अब आगे की रणनीति तैयार करने की कोशिशों में बीजेपी जुटती हुई नजर आएगी। बड़ी खबर इस वक्त की। All the results come because they're all trends are there now. Once the results come, we will do the detailed analysis. And as a political party and as a national political party, we will not only analyze and we will see that what are the gaps and what are the deficiencies were there at different levels. We will look into that and improve upon it. And we will take this result in our stride. And we'll go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. तो हम फिर से वापसी करेंगे, ये कहना है मुंबई का। अब लोकसभा की तरफ इशारा किया है कि राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव थोड़ा अलग हटकर हो जाते हैं। अमन जी, हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, बसवराज बोम्मई में शुरू से कोई खास अपील दिखी नहीं कि वो जीत की ओर अग्रसर होंगे। शुरुआत से अगर हम देखें तो वो भी एक कारण रहा कि पहले से ही पता लग जाता है कि भाई क्या होने वाला, माने इसको?
देखिए, बसवराज बोम्मई को लोग ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे कर्नाटका का, ये दिख गया था, इसीलिए उनके चेहरे को आगे नहीं रखा गया। उनकी जगह पे पीएम मोदी को मुख्य चेहरा बनाया गया और लास्ट मोमेंट पे उनकी कैंपिंग भी करवाई गई। हालांकि बहुत सारी चीजें हुई जिन्होंने आचार संहिता को प्रभावित किया। जब मोदी जी ने वहां पे कैंपिंग में बोल दिया कि 91 टाइम उनको गाली दी गई है, या फिर उन्होंने अपील कर दी धर्म के नाम पे, बजरंग बली के नाम पे आप ईवीएम दबाइए, तो ये जो चीजें थी आचार संहिता के विरोध में थी और प्रधानमंत्री की गरिमा को शायद इससे ठेस भी पहुंची है। जब वो रो दिए कैंपिंग में तो उन्होंने सांप वाली बात को उठाया, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसके लिए सॉरी फील कर लिया था। तो ये चीजें कि उन्होंने वहां पे भ्रष्टाचार की बात नहीं करी, जिसपे भाजपा को कांग्रेस या बाकी लोग घेरते हुए नजर आए थे। पेटू सीएम का मुद्दा जो कितना चला, 40% कमीशन का मुद्दा कितना चला, उसके बाद रिजर्वेशन जो इन्होंने मुस्लिम आबादी से 16% जो कर्नाटक में है उसकी जो रिजर्वेशन हटा के वोकालिंगा और लिंगायत समाज को देने की बात करी, तो ये भी इनके अगेंस्ट गई। उसके बाद इन्होंने लोकल जो लीडर थे वो हटा दिए, यदुरप्पा जी को हटा के इन्होंने बसवराज बोम्मई को आगे लाया था, उनको सीएम बनाया था, पर वो कोई प्रभाव डाल नहीं सके। और लास्ट मोमेंट पे ऐसा हुआ कि इनके सारे लोगों के जाने के बावजूद, आप ये देखिए, गृह मंत्री ने वहां पे रैलियां करी हैं, प्रधानमंत्री ने वहां पे रैलियां करी हैं, सीएम योगी वहां पे प्रेजेंट थे, उसके बावजूद भी ये इतना फायदा कर नहीं पाई और कांग्रेस की आंधी जो चलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस ने अपना कमाल दिखाया। शायद उसकी वजह उनका जो लोकल लीडर्स है उनको साथ लेके चलना था, या फिर उनका जो कैंपिंग को थोड़ा चेंज करना था, ये भी हो सकता है। और मेन ये कि फ्री वीज की ये बात करते हैं दोनों पार्टियों के लिए, मैं कहूंगी कि कांग्रेस और भाजपा हमेशा ही केजरीवाल सरकार को ऐसे घेरती है कि ये फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं, फ्री वीज की बात करती है। तो घोषणा पत्र की अगर हम बात करें तो दोनों पार्टियों ने ऐसा बोला कि हम लोग, भाजपा ने बोला कि हम लोग नंदनी दूध देंगे। ये थोड़ा विपिन जी आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि सारे मुद्दे उठाए गए, मैनिफेस्टो सबने देखा, बजरंग बली, लेकिन मुझे लग रहा है कर्नाटक के चुनाव को हमें थोड़ा और अगर हम गहराई से देखें तो वहां की जनता बहुत कूल है, उसको आप कुछ भी बोलते रहिए लेकिन उसने जो सोच लिया है उसको वही करना। क्या ये मानते हैं? उसको बरगलाया नहीं जा सकता एक तरह से। नहीं, देखिए, कहीं की भी जनता हो, कर्नाटक में खास तौर पर क्या हुआ कि करप्शन का इतना बड़ा मुद्दा था कि जिसको कहीं भी बीजेपी काउंटर करती नजर नहीं आई। बीजेपी ने हमेशा इमोशनल मुद्दे वहां उठाए। बीजेपी ने आखिरी मूवमेंट में सोचा कि बजरंग। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख इसका कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के रुझानों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। बड़ी खबर अपडेट के साथ आपको बता दें, कांग्रेस 128 पर, बीजेपी 67, जेडीएस 22 और अन्य 6। ये इलेक्शन कमीशन ने जो इस वक्त अपडेट दी है वही आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस पहले 113, 118 यहां तक आ रही थी, लेकिन 128 सीटें। विपिन जी, नहीं, मुझे लगता था कि 140 से ज्यादा सीटें आएंगी, लेकिन 122 ठीक ठाक सीटें हैं। और एक सीट पर जीत भी मिल गई है। रुझान के बाद क्लियर हो चुका है कि एक सीट पर जीत भी मिल चुकी है। 20 से 30 के बीच में कांग्रेस रहेगी वहां पे। और कांग्रेस को कम से कम इस बात का खतरा नहीं है कि जो देवेगौड़ा की पार्टी है उसकी निर्णायक भूमिका वहां नहीं है। अगर कोई निर्णायक भूमिका देवेगौड़ा की पार्टी की होती तो एक अनसर्टेनिटी होती वहाँ, एक राजनीतिक अस्थिरता होती और तब और समस्याएं कर्नाटक के अंदर होती। लेकिन कर्नाटक में सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि अगर कोस्टल एरिया में आप जाएंगे, जहाँ के सबसे पहले बड़े नेता हुए थे रामकृष्ण हेगड़े, जिन्होंने देवेगौड़ा और बोम्मई को, लिंगायत और आपके वोकालिंगा समाज को मिलाकर पहली बार कांग्रेस को थ्रेट करके एक सरकार बनाई थी। तो उसके बाद ही जो है वोकालिंगा, लिंगायत और ये जो है एक इन्होंने इमर्ज किया एक वोट बैंक के तौर पर। लेकिन कोस्टल एरिया में आप देखेंगे तो वहाँ 23 में से 18 सीटें बीजेपी जीती है। कोस्टल एरिया के बारे में कहा जाता है कि देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार चुनाव हार चुके हैं, जो अब हार चुके हैं और जिन जिन की जीत स्पष्ट हो गई वो भी आपको बता दें। जो डिफेक्ट हुए थे बीजेपी से, कांग्रेस में गए थे, देखिए उसके बावजूद भी हार मिल गई उनको। और लेकिन येदियुरप्पा का बेटे चुनाव जीत गए। और येदियुरप्पा की जहां तक बात है कि येदियुरप्पा को इग्नोर किया गया तो वहां भी कांग्रेस कमजोर हो गई। लेकिन अभी भी लिंगायत वोटों में अगर आप जाएंगे तो बीजेपी बड़ा फैक्टर रहा, बीजेपी को अच्छा खासा वोट मिला है। और येदियुरप्पा सिर्फ लिंगायत कम्युनिटी के नेता है, वो पूरे कर्नाटक के उस तरह के सर्वमान्य नेता नहीं है। बिल्कुल। और रुद्र, ये बात जो सर उससे नहीं हुआ, विपिन जी कह रहे हैं, क्या ये माना जाए जिसका जो वोट बैंक है वो उसका है वहां पर, वो बहुत कम इधर से उधर होता है। लेकिन लिंगायत में क्या लगता है कि कुछ वोट जो है, अगर हम जेडीएस के स्पेशली बात करें तो जेडीएस का जो वोट बैंक है वो वहां से थोड़ा हटा है और शायद मुस्लिम वोट बैंक भी वहां से हटा है, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के साथ जा सकते हैं तो उससे कोई नाराजगी यहाँ पर दिखी और उसके बाद उनका मुस्लिम वोट में देखिए मुख्यमंत्री जीत गए हैं कर्नाटक के बसवराज बोम्मई, शेगांव से जीत चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार कनकपुरा से जीत गए हैं।
जो कैंडिडेट जीतते जा रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार तो चुनाव हार गए, लेकिन अपनी सीट बचाते हुए नजर आए मुख्यमंत्री। यहाँ पर कम से कम वो अपनी सीट बचा पाए हैं। बोमई जो है वो जिस सीट से लड़े थे वो सीट में जो है लिंगायत बहुल सीट है वो, और वो उनके जो फादर थे, उनके जो पिता थे ऐसा बोमई, वो पहले वो भी चीफ मिनिस्टर थे, और वो उनकी बड़ी ट्रेडिशनल और पुरानी सीट है, तो उनका जीतना कोई ऐसी बहुत खास बात वहाँ पे नहीं है। और लिंगायत समुदाय में मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस बार भी जो है बीजेपी ने अच्छी पैठ रही है वहाँ पे। येदियुरप्पा उसमें थे, बोमई उसमें थे, तो तमाम लिंगायत के बड़े नेता जो है बीजेपी के साथ थे। तो वहाँ ज्यादा ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा डेंट लगाया हो, लेकिन जो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा डेंट लगाया वो शेड्यूल कास्ट। जो पिछली बार क्या हुआ कि पिछली बार मायावती से अलायंस होने की वजह से देवेगौड़ा की पार्टी को अच्छा खासा शेड्यूल कास्ट वोट, एससी वोट मिल गया था, लेकिन इस बार ये वोट पूरा कांग्रेस की तरफ शिफ्ट किया है। और उसके बाद एक मुस्लिम पार्टी जो खड़ी थी वहां पे, उसके जो है उसको लग रहा था कि वो 15-20 सीटों पे अच्छा लड़ेगी। होने का जो मेन कारण नाराजगी भी कहीं ना कहीं, और दोनों पार्टियों में, यानी एक तरह से हम आपसे हम थोड़ा समझना चाहेंगे मुस्लिम वोट, और कि क्या ये माना जाए कि जो नाराजगी थी, जैसे कांग्रेस के खेमे में जो नाराजगी रहती थी वो अब शिफ्ट होके बीजेपी के खेमे में आ गई, तो जो कभी कांग्रेस जिस बात से जूझ रही थी उससे अब बीजेपी जूझ रही। जी एकदम यही हुआ है। और अभी आप देखेंगे कि पीछे के कई चुनाव को अगर आप उठा के देखेंगे तो जनता बहुत समझदार हो गई है। अब वो एक तरफ से वोट कर रही है कि किसी भी पार्टी को अगर वो दे रही है तो पूरी बहुमत की सरकार दे रही है। एक दौर था 90 से लेकर के 2010-8 तक के आप कर लेंगे कि बहुत सारी गठबंधन की सरकारें बनती थी, लेकिन अब जो सरकारें बन रही, जनता को पता है कि अगर बीजेपी नहीं, जैसे यहाँ पर सामने से मुकाबला कांग्रेस का है, तो उन्होंने वोट कांग्रेस को दिया, जेडीएस की तरफ नहीं गए। उसका जो, क्योंकि अगर जेडीएस की तरफ हो जाते तो कांग्रेस की सीटें कम होती और वही थोड़ा सा फायदा बीजेपी को हो जाता, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला होता, वहां पर वो फायदा होता। लेकिन अब वो चीज नहीं हो रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी कमजोरी रही है बीजेपी की, बीजेपी वहां अपना नया नेतृत्व नहीं खड़ा कर पा रही। जो भी अभी पार्टियां इस चीज को नहीं समझ पा रही, इतने समय रहने के बाद भी अगर नया नेतृत्व नहीं खड़ा कर सकी है तो ये तो बहुत बड़ी कमी है। तो यही बहुत बड़ी कमी हो रही है। जिस जहां पर भी बीजेपी हार रही है वही हो रही है, क्योंकि अभी आप आंकड़े उठा करके देखेंगे तो 2000 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनकी संख्या चुनावों में बहुत निर्णायक हो रही है, और उस पर वही लोग प्रभावित कर पाएंगे जो नए नेतृत्व से आएंगे। अब आप कब तक येदियुरप्पा जी को लेकर के ढोएंगे? 80 साल की उनकी उम्र हो गई है। आप उन्हीं के सहारे भी थे, सीतारमन्ना जो तमाम नेता थे। मैं जो भी कह रहा हूँ, उनके पास तेजस्वी सूर्या थे, कहीं नहीं दिखे। निर्मला सीतारमण पैटर्न बीजेपी का एक पैटर्न है कि आप पहले सत्ता में आइए, उसके बाद जो दल आपके साथ है, और बिहार में इस तरह के आरोप भी लगे थे कि जिस दल के साथ जाते हैं उस दल को कमजोर कर देते हैं। तो क्या ये यहाँ बात ये साबित हो रही है क्या? नहीं, ऐसा है, कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी तो मजबूरी है। अगर वो पूरे देश में गठबंधन करके ही चुनाव लड़ेगी तो उसकी सीटें कहाँ रहेंगी? इसलिए उसकी तो मजबूरी है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लोकसभा लड़ना है। लेकिन जो बीजेपी अभी जो जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता या वोटर में जो नाराजगी है वो इसलिए है कि नेताओं की कम सुनी जा रही है, अधिकारियों की ज्यादा सुनी जा रही है। वो आपको दिल्ली में दिखाई देता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पूरा, अगर दिल्ली की कैबिनेट को देखेंगे तो 2 नेता बस ऐसे हैं जिनके नाम पर आप वोट मांग सकते हैं, वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। उसके सिवा जो आपका जो 4-5 बड़े जो पद होते हैं, जैसे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके नाम पर आप पूरे देश में वोट नहीं मांग सकते हैं। जयशंकर जी विदेश मंत्री हैं, उनके नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। राजनाथ सिंह भी अब चुनाव में अब वोट मांगने की स्थिति में अब नहीं रहे। तो उसके बाद वो रक्षा मंत्री हैं, उसके बाद आप चले आइए रेल मंत्री। तो आप पहले देखिए, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि प्रधानमंत्री लोकसभा से क्यों चुने जाते हैं, क्योंकि जनता के वोट वही लाते हैं। अब आपका सारा मंत्रिमंडल राज्यसभा से आएगा तो आपके लिए वोट कौन मांगने जाएगा? और वो चीज वहां पर कर्नाटक में संदीप जी, आपको समझ में आ रहा है रुद्र जो आरोप लगा रहे हैं कि जो नेता आपके बड़े चेहरे थे वो अब थोड़ा धूमिल होते हुए नजर आ रहे हैं, उनको उतनी तवज्जो नहीं दी गई जो दी जानी थी, और उसका खामियाजा यहाँ भी आपको भुगतने को मिला? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का पैटर्न आम लोगों के समझ में नहीं आ सकता। हाँ। क्या हर व्यक्ति, वो आपके नेताओं को भी कहाँ समझ में आ रहा है? हमारे आपके नेताओं को भी समझ में आ रहा है? आपको रविंद्र जी बता दूं, ये कांग्रेस में नेतागिरी वाला चलन है, दूसरी पार्टियों में नेतागिरी वाला चलन है, और जो भारतीय जनता पार्टी में इस मानसिकता से हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह भी नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, और परिवार में
समय आने पे सबको अवसर मिलता है। यहाँ अवसर है और सबको अपने विचारों पे काम करना होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी में लोग नेता बन के काम करना चाहते हो, रहना चाहते हो, तो वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए ठीक नहीं है। दूसरा स्पष्ट कर दूं, देखिए हम वहाँ हारे नहीं है। अभी भी मैं कह रहा हूँ बेहतर प्रदर्शन हमारी पार्टी ने किया है। आने वाले समय में हम लोकसभा में जो भी कमियां होगी दूर करके आएंगे और बेहतर प्रदर्शन हम दोहराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी निराश नहीं होता, हताश नहीं, नहीं आप होता। देखिए, और नेता अगर कोई हताश है, निराश है, तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ में आ रही है। तो यहाँ कांग्रेसीकरण है नेताओं के लिए। नहीं अभी संदीप जी, हार दिक्कत ये है ना, नेताओं की देखिए हार तो हारी होती है। जैसे कहते हैं ना, जो जीता वो सिकंदर, ऐसे जो हारा वो तो हारा है ही। एमसीडी के चुनाव में भी सम्मानजनक हार मिली, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हार मिली सम्मानजनक है क्या? अगर आपकी सरकार है, काम करके दिखाए। संदीप जी, अगर आपकी सरकार है, 5 साल वहां पर काम किया है और उसके बाद आप यहाँ पर भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने के इतिहास बनाने के मूड में थे, तो वैसा कुछ हुआ नहीं। नहीं, ठीक है, कभी कभी आप कोशिश करते हैं, सफल नहीं हो पाते। इसका ये मतलब नहीं कि हमने चढ़ने की कोशिश नहीं करी। नहीं, अब कभी कभी कहाँ रहा, अब तो कभी कभी नहीं रहा। हिमाचल गया, एमसीडी गया, दिल्ली आपके पास है नहीं, पंजाब आपसे चला गया। अब बताइए, अच्छा राजनीति को पसंद नहीं करता। हाँ। कि मैं कहूँ कि मैं हार गया हूँ। हारा कहाँ हूँ? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लड़ा है और वो कांग्रेस से लड़ा है। बहुरूपिया से जो बहुरूपिया रूपी कांग्रेस संदीप जी, हार को स्वीकार भी करना चाहिए ना। क्या करके वो दे रही है कर्नाटक की जनता को? हम तो इनका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। रत्नेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। रत्नेश जी कराएंगे। और दूसरा एक और बात है, कर्नाटक के लोगों का दिल हम जीतने में कामयाब होंगे आने वाले। तो वो दिल फिर वोटों में तब्दील नहीं हो पाया ना सर। संदीप जी, वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाया ना। दिल तो आपने जीत लिया, वो उंगली में तब्दील नहीं हो पाया, फिर बटन नहीं दब पाया। फिर वोटों से नहीं चलेगी ना राजनीति आपकी। रत्नेश, वोटों से ही चलेगी। संदीप, रत्नेश आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप, मैं किसी को हताश और निराश नहीं करूँ। नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ये तो लड़ना चाहिए चुनाव, तो बहुत जोशीले अंदाज में लड़ी बीजेपी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ ना कि जिन चेहरों पर लड़ी उनकी चमक फीकी पड़ गई क्या? ये सवाल है ना यहाँ पर। तो आपके टीवी चैनल रत्नेश जी, ठीक है, रत्नेश जी, हाँ रत्नेश जी, महीने पहले से बता रही थी कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं होने वाली है। फिर भी हम लोगों ने नहीं, अरे आपको याद दिलाएं, बसवराज बोम्मई ने कहा था हम एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करते हैं। साधुवाद बेहतर काम करके दिखाए। नहीं संदीप जी, बसवराज बोम्मई ने कहा था कि हम एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करते हैं। सूत्रों से खबर मिली हमें कि हम पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं, ये खुद कहा था उन्होंने। नहीं, ठीक है, राजनीति में देखिए हार कोई आ रहे रत्नेश जी, लोग भी क्यों हार माने। तो अगर मुंबई जी ने कोई बात कही तो वो ठीक है। कांग्रेस या सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की बाध्यता होती है कि अपनी ताकत और अपनी ताकत के हिसाब से जो दृष्टि दिखती है वो जनता के समक्ष और मीडिया के समक्ष भी अपनी बात। रत्नेश जी, भले ही यहाँ पर चमक फीकी पड़े, लेकिन 2024 की तरफ भी उनका इशारा है, ये ध्यान रखिए। हाँ, मेरी बात अभी संदीप भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। हाँ, तो उस परिवार का एक बेटा था जो 40% कमीशन खाता था और कमीशन खाने वाले प्रधानमंत्री अगर इस तरह की डिबेट में बोलिए भाई, मैं फिर आपसे ज्यादा बेहतर तो सब संदीप जी, ठीक है, संदीप जी आपको बात रखने का मौका देंगे। संदीप जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा, ठीक है, आपने उस भ्रष्टाचार की जिक्र नहीं करी। ठीक है, आपकी बारी आए तब बोलिएगा, आपकी बारी आए तब बोलिएगा। संदीप जी, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जिन लोगों ने अरे नाराजगी मत जाहिर कीजिए, कार्रवाई करिए और जेल भेजिए। ठीक है, जनता ने तो आपको अवसर दिया है ना, ठीक बात है, झूठ का भी तो पर्दाफाश होगा। अच्छा ठीक है, संदीप जी बोल लेने दीजिए उन्हें, उनको मौका दे दीजिए। अब आपने तो कह दिया 2024 में निपट लेंगे। हार की झुंझलाहट और हार की बौखलाहट दोनों संदीप जी के चेहरे पे और वाणी में साफ साफ शुद्ध रूप से झलक रही है। वही 40% कमीशन खाने वाले बेटे को कर्नाटक की सरकार ने पत्नी दे दी है और उस परिवार के जो 3 सबसे बड़े सितारे थे, जेपी नड्डा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हमारे देश के महामानव, युग के महामानव, हमारे आदरणीय और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, इन तीनों की जो राजनीतिक नौटंकी, रोना धोना, नाचना गाना, झूठ बोलना जो सब था, उस सब को कर्नाटक की जनता ने नकार दिया है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि कर्नाटक की जनता ने राहुल गांधी जी, जो ये लोग कहते थे ना कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या मिलेगा, तो भारत जोड़ो यात्रा से कर्नाटक में सरकार बन रही है, ये मिला है भारत जोड़ो यात्रा से। और आगे भी भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि इन्हीं की पार्टी के एक नेता हुआ करते थे
60 के दशक में दीनदयाल उपाध्याय जी वो कहते थे कि वो नेता बड़ी से बड़ी हस्ती को मिटा सकता है जो जनता के बीच चला गया। और आप कितने भी करिश्माई हो, अगर आपने जनता से दूरी बना ली तो आपका राजनीतिक अस्तित्व मिट जाएगा। राहुल गांधी जी कर्नाटक की जनता के पूरी जीत का श्रेय राहुल गांधी को देंगे क्या रत्नेश जी आप? एसी का मजा ले रहे थे मुख्यमंत्री। अच्छा अमन जी, ये कहना साफ कहना ये चाह रहे हैं बेसिकली, इनका इंडिकेशन ये 19 सभाएं की, 6 रोड शो किए और एक रोड शो उनका था 25 किलोमीटर का, एक रोड शो था उनका 38 किलोमीटर का, इस तरह से रोड शो हुए। उसके बाद ये हार मिलना, इसलिए उत्साहित हैं कांग्रेस नेता कि इतने सब लोग लग लिए, इसका मतलब 2024 की तस्वीर वो देखने लगे हैं कि कांग्रेस का कुछ काम बन सकता है। देखिए, कांग्रेस ने निस्संदेह इसमें इम्प्रूवमेंट करी है और उनकी जो रैलियां हैं वो रंग लाई है, शायद इसीलिए वो आगे जा रही है। आप ये देखिए कि भाजपा का मुकाबला कांग्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि भाजपा हमेशा 24/7 एक्शन मोड में रहती है। वो हमेशा उनका जो इलेक्शन मोड है वो ऑन ही रहता है। उसके बाद उनकी तैयारियों की बात करें तो उनका पूरे का पूरा जो आप गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सीएम और बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं सारे जो कैंपिंग है उसमें कूद पड़ते हैं। और उसके बाद कांग्रेस का अगर कंपैरिजन करना चाहेंगे तो उनके पास उतने लोग नहीं है रैलियों में जाने के लिए। वो सारे के सारे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, या फिर इस बार उन्होंने नया काम किया कि बहुत सालों बाद सोनिया गांधी जी को कैंपिंग में उतारा और उन्होंने भी अपील करी है। उसके बाद ये जो दोनों अगर कैंपिंग की बात करें तो इसमें ये ऐसा हम नहीं बोल सकते कि कैंपिंग की वजह से कांग्रेस जीती है, क्योंकि कम से कम रविंदर जी 50 से 60% वोटर्स ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ मिले होते हैं। उनको कोई मायना नहीं रखता कैंपिंग कौन कर रहा है, कैंपिंग कैसे हो रही है, या फिर प्रचार या प्रसार लेकिन एक बात यहाँ आई है कि जो बीजेपी का जो कैडर वोट है या बीजेपी का जितना भी वोट पाएंगे वो बीजेपी के पास है, बिल्कुल वो बीजेपी की विचारधारा से इतर नहीं और वो वोट लागातार मिल रहा है। जी जी जी। बाकी जो सफल होता है वो हो गया। देखिए, बीजेपी से जो छटके हैं वोट वो एससी और एसटी के और जो शेड्यूल जो बीसी थे वो भी सब छटक गए। उसके बाद जो उन्होंने अपने जदुरप्पा जी को पीछे किया उसकी वजह से जो लिंगायत वोट थे वो भी छटक गए। और क्योंकि कर्नाटका जो है मठों का स्टेट है और उसमें हिंदुत्व की जब बात करी गई, जब बजरंग बली की बात करी गई, जब बजरंग दल के साथ बजरंग बली को कंपेयर किया गया तो शायद लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आई, क्योंकि हिंदू कॉन्सोलिडेटेड समझ में आ रहा है ये सब चीजें। देखिए, जो जाति प्रभाव है वो कर्नाटका में बहुत पूजा जी इम्पैक्ट डालता है। बोकालिंगा की बात करें या लिंगायत की बात करें तो उन जातियों के साथ साथ एसटी ने भी बहुत बड़ा प्रभाव पाया है। और अगर हम बात करें कि जब कैंपिंग होती है या फिर वैसे भी प्रचार और प्रसार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही धर्म को आगे लेके आती है और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करती है, पर उनकी ये बातें नॉर्थ इंडिया में चल जाती हैं, साउथ में नहीं चली और नहीं चलती भी हैं, क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ कि वहां पे जो उनको है पूरा मैंडेट कभी नहीं मिला है। उन्होंने हमेशा ही जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाई है और उसमें भी जेडीएस किंग मेकर भी बन जाती है और किंग बनना भी पसंद करती है। तो 2 बार ऐसा हुआ है कि एक बार कांग्रेस के साथ उन्होंने मिलकर सरकार बनाई तब भी सीएम जेडीएस का था और एक बार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई तब भी उनका जो सीएम था जेडीएस का था। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि वहां पे जो हिंदुत्व के नाम पे वोटर आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए कि नहीं हुए। उसके बाद सबसे बड़ी कमजोरी जो भाजपा की रही है वो यही कि उन्होंने भ्रष्टाचार पे, उन्होंने रिजर्वेशन पे जो फैसले लिए वो गलत थे। जब बेरुपक्षप्पा की बात आती है, 8 करोड़ की बात आती है तो उन्होंने उस मुद्दे को कभी उठाया ही नहीं अपनी कैंपिंग में और उन्होंने उनके अच्छे से भुनाया। जी बिल्कुल, कांग्रेस ने देखिए लास्ट मोमेंट पे कांग्रेस ने जो न्यूज़पेपर में भी ये सब जो भ्रष्टाचार के मुद्दे थे इसका भी उन्होंने प्रचार किया और शायद ये उसके लिए प्लस पॉइंट साबित हुआ। विपिन जी, एक तरह से देखा जाए क्षेत्रीय दल जितना मजबूत होता है तो ये उम्मीद की जाती है कि चलो कम से कम क्षेत्रीय दल जितना मजबूत होंगे लोकतंत्र उतना मजबूत होता है। लेकिन जेडीएस को लेकर क्या लगता है कर्नाटक में ऐसी सोच जनता की रही हो कि अगर जेडीएस मजबूत होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा, क्योंकि जेडीएस नीचे कम सीटें हो गई। जेडीएस कभी भी जो है अखिल कर्नाटक पार्टी नहीं रही। वो बोकालिंगा जहाँ बहुल कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ उनके कैंडिडेट स्ट्रांग पोजीशन में होते हैं और स्ट्रांग पोजीशन में होने के नाते वो बीजेपी के टक्कर में होते हैं तो उनको माइनॉरिटी वोट भी मिलते हैं और उस तरह से वो 20-25 सीटें निकाल लेती हैं। लेकिन वो टोटली एक बोकालिंगा पार्टी है और जहां तक मैडम का कहना है कि लिंगायत वोट छिटक गया बीजेपी से, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। अगर बीजेपी से लिंगायत वोट छिटका होता तो वो 65 सीटें भी नहीं आती, वो 30-35 सीटों पे अटक जाती। बम्बई भी नहीं तो लिंगायत सीटें उनको मिली और लिंगायतों ने इस बार वोट दिया उनको। जो 40 सीटों लेकिन का 40 सीटों का विपिन जी अंतर आ रहा है, अल्टीमेटली तो उसको हम किस तरह से देखेंगे? देखिए 10% वोट ऐसा होता है जो एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं जिसको, वो कोई 50% नहीं होता।
5-10% वोट का इधर से उधर चला जाना, उससे सरकारें बदलती हैं। ठीक, तो जो पार्टी का बेस है, बेसिक बेस जो ये है, कौन सा फिर इधर से उधर हुआ? ये वोट जो है SC शेड्यूल कास्ट, जो पिछली बार जो है देवगौड़ा के साथ कुछ चला गया था मायावती से अलायंस होने के बाद, उसके अलावा शेड्यूल ट्राइब, ये वोट जो है मुसलमान, ये कहीं मुसलमान तो टोटली आदिवासी का वोट वहाँ हमने मुस्लिम देखा था पार्टी खड़ी थी, जिसको कि उन्होंने कहा था कि ये जो है इसके ISIS से लिंक हैं और तमाम उसको बैन करेंगे हम। उसने 20-25 सीटें लड़ी थी, लेकिन उन तमाम सीटों पे जो है उस पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिली। वो 2-4 हजार वोट से ज्यादा सीटें नहीं लेकिन जनता इस बात को जानती है ना कि अगर टुकड़ों में बट गया वोट तो फिर बचेगा क्या? हाँ, तो और जो कहीं से भी राज्य के हित में तो रहेगा ही नहीं। जब बजरंगी का नारा उठा तो टोटल मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ। हो सकता है कि बजरंगी का मुद्दा न उठाते तो वो वोट जो है कुछ दूसरी पार्टी, वो मुस्लिम पार्टी की तरफ भी जा सकता था। लेकिन ये जो है पूरी स्ट्रेटजी क्या थी कि कोर इश्यूज को, कोर मुद्दों को बीजेपी इग्नोर किया और जो है एक रिलीजियस मुद्दे पे, एक जो है एक काल्पनिक मुद्दे पे पूरे चुनाव को जो है झोंक दिया, और वो जनता हजम नहीं कर पाई, क्योंकि वो एडिशनल मुद्दा तो हो सकता है लेकिन कोर इशू नहीं हो सकता। जिस तरह से 40% सरकारा के नाम से जो उन्होंने कैंपेन चलाया, जो उन्होंने अखबारों में इश्तिहार दिए, जो उन्होंने पूरी एक जैसे मेन्यू किसी रेस्टोरेंट का तैयार होता है उस तरह से मेन्यू तैयार किया कि किसको कितना पैसा जाता है, ये चीज मुझे लग रहा है कि रुद्र आपसे जानना चाहेंगे, ये चीज ज्यादा असर डाली। हाँ, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि देखिए अपने देश की जनता इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देती है और ये उनके लिए जैसे इशू बड़ा इशू होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहुत इस देश में बहुत सारी सरकारें बदली हैं। तो ये मुद्दा कांग्रेस ने जो उठाया है और वो अंत तक उस पर लगे रहे, ये एक महत्वपूर्ण पहलू था। दूसरी चीजें जो अब ये एक जो मन बना लिया है जनता ने कि हम बहुमत की सरकार बनाएंगे, वो कर्नाटक में भी इस बार हावी दिखी। जहां तक रही जेडीएस के जो वोट हैं वो कुछ शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी जो अपना वोट परसेंटेज है उसको बचाने में ऑलमोस्ट सफल रही है, लेकिन कांग्रेस ने अपना वोट बढ़ाया है। और वोट बढ़ाने में क्या, जो उससे वोट पहले कट रहे थे, या जैसे 2-4-5% हर चुनाव में ऐसे लोग होते हैं जो किसी के साथ नहीं होते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से शिफ्ट कर जाते हैं, वो जो वोट उनको मिला है उसका उनको फायदा मिला है। जहां तक मुद्दा रहा बजरंग दल को बैन करने वाला, उसका फायदा मेरी समझ से बीजेपी को इसलिए मिला क्योंकि जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह खत्म हो गया था, क्योंकि वो बीच चुनाव में बीजेपी को पता चल गया था कि हम चुनाव हार गए हैं। उनको एक बूस्ट मिला है, क्योंकि जब से ये मुद्दा उनको मिला तब से उनके कार्यकर्ताओं में एक जोश आया है, वो वहां से लेकर के वो निकल रहे हैं। केवल कर्नाटक में बीजेपी को यही फायदा हुआ है कि ये इस मुद्दे को लेकर के वो अब बाहर आएंगे और इस मुद्दे को वो पूरे देश में फैलाएंगे, क्योंकि वहां पर जो मुस्लिम वोट उनको नहीं मिला है, वो 80 और 20 का मुद्दा वो आप देखेंगे हर अगले चुनाव में बीजेपी वहां से वही चीज लेकर आ रही है। और ये मुद्दा कितना सफल रहेगा आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में, वो देखना होगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, खास कवरेज लगातार जारी है।